नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं डॉक्टर परमेश चंद्रा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान पुलिस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, महिला व बाल अपराध। महिला व बाल अपराध और इसके रोकथाम कि कौन से कानून बने हुए हैं, कौन से अधिनियम बने हुए हैं। तो इसके बारे में तो सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन से महिला अपराध हैं। अपराध तो सब जानते हैं, अपराध करना भी जानते हैं और अपराध की परिभाषा भी जानते हैं सब, लेकिन इसके लिए कौन से अधिनियम बने हुए हैं, क्या सज़ा का प्रावधान है और कौन सा तरीका अपनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो महिला व बाल अपराध से संबंधित जो भी अध्ययन सामग्री है ये आपको बाज़ार में काफ़ी मिल जाएगी, लेकिन बाज़ार में क्या है कि इससे जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपको एग्ज़ाम से उनका कोई नाता नहीं है। मैं आज आपको वही बातें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से इसका सीधा लिंक है, जो हमारी एग्ज़ाम को प्रभावित करते हैं या वहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सवाल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमें तो टेस्ट पास करना है। तो फोकस हमें वही करना है कि कौन से अपराध है और उसके कौन से रोकथाम के उपाय हैं, कौन से अधिनियम बने हुए हैं, क्या सज़ा का प्रावधान है, कौन सी आईपीसी की धारा लगती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको इस बारे में चर्चा करूंगा मैं आपसे। इसमें आपके राजस्थान पुलिस में 10 सवाल आएंगे 5 नंबर के, और यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो ये आपके नंबर पूरे 5 के 5 आप ला सकते हो, पूरे 5 नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि इसमें व्यवहारिक नॉलेज के सवाल आएंगे आपसे, व्यवहारिक ज्ञान के, जो हमारे समाज में प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको अपराध के बारे में कि अपराध होता क्या है, अपराध की हम परिभाषा क्या है। तो देखिए आप, अपराध क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्थान भी हो सकती है, द्वारा कानून का उल्लंघन। किसका उल्लंघन? कानून का उल्लंघन। समाज के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन। उसके अलावा संविधान का उल्लंघन या नियमों का उल्लंघन ही क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। भाई, जो चीज़ें बनी हुई हैं कि इस प्रकार से समाज में हमें काम करना है, यदि हम उस रास्ते से हटकर काम करते हैं तो समाज का उल्लंघन हो गया, और यदि हम देश राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं तो किसका उल्लंघन हो गया? वो कानून का उल्लंघन हो गया, संविधान का उल्लंघन हो गया। समाज में हम कुरीतियाँ पैदा करते हैं, कोई अपराध करते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या हो गया? वो समाज का उल्लंघन हो गया। तो ये सारे क्या है? अपराध हैं। ये सभी क्या है? अपराध है। अपराध में आपकी सभी चीज़ें, चोरी हो गया, डकैती, बलात्कार, मारपीट, इसके अलावा आपका बाल श्रम, बाल श्रम भी अपराध है। बालकों से काम करवाना भी क्या है? अपराध है। दहेज प्रथा भी क्या है? अपराध है। बाल विवाह भी अपराध है। तो इनके रोकथाम के, अपराध तो सब जानते हैं, लेकिन इनके रोकथाम के उपाय क्या है, कौन से इस पे नियम लागू होते हैं और किस प्रकार से इन अपराधियों को सजा मिल सकती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? अपराध का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? तो इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? इसको रखता है, सेल बना हुआ है एनसीआरबी। सेल का नाम क्या है? एनसीआरबी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल, सी का मतलब क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। जिसको हिंदी में कहेंगे हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग, एनसीआरबी की फुल फॉर्म है ये।
और किसके अधीन आता है ये? होम मिनिस्ट्री के, गृह मंत्रालय के अधीन आता है एनसीआरबी। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है आपसे कि या तो बताओ एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है, या अपराधों को रिकॉर्ड रखने वाले संस्थान का नाम क्या है, या फिर एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ है, या फिर ये किसके अधीन आता है। तो ये अधीन किसके आता है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है इसका? नई दिल्ली में। तो अपराध की बातें होगी, अपराध की परिभाषा, इसका रिकॉर्ड कौन रखता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपराध के क्या कारण हो सकते हैं। ये आदमी को पता है कि यदि मैं कहीं पे चोरी करूंगा, किसी के साथ में मारपीट करूंगा, बलात्कार करूंगा, कोई भी काम करूंगा तो मुझे सज़ा हो सकती है, जेल की सज़ा भी हो सकती है, यहाँ तक कि मुझे फांसी की सज़ा भी हो सकती है। तब भी वो अपराध करता है। तो क्यों करता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तब भी वह अपराध करता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो एक कारण तो है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, संसाधनों का अभाव होता जा रहा है इस कारण से। भाई जनसंख्या बढ़ने से क्या हो गया? संसाधनों का अभाव हुआ। संसाधनों का अभाव से क्या होगा? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो क्या करेगा? फिर चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी को मारेगा, हत्या करेगा, ठीक है, इसके लिए, पैसे के लिए, पेट भरने के लिए। तो एक रीजन तो क्या है आपका? जनसंख्या वृद्धि। सेकंड है आपका अशिक्षा। अशिक्षा भी अपराध को बढ़ावा देती है, कि जब हमारे को नॉलेज ही नहीं है, कुछ लोग तो अपराध करने से इसलिए डर जाते हैं कि उनको पता होता है कि मैं अगर ये अपराध करूंगा तो मुझे ये सज़ा हो सकती है, समाज में मेरी बेइज्जती हो सकती है, तो कुछ हद तक अपराध रुक जाता है। लेकिन यदि मुझे उसका प्रॉपर ज्ञान ही नहीं है, हिम्मत तो कर देता हूँ, किसी को मार देता हूँ, चाकू घोंप देता हूँ, कुछ नहीं होगा मेरा, जेल जाऊँगा, छूट के आ जाऊँगा। अरे आप तो छूट के आ जाओगे, जेल भी चले जाओगे, वहाँ खाना भी मिल जाएगा, वहाँ रहना भी मिल जाएगा, लेकिन पीछे जो आपका परिवार है उसका क्या होगा? आपके जाने के बाद कितने परिवार डिस्टर्ब होंगे, ये देखो ना आप, कितने पैसों की बर्बादी होगी। तो ये किस कारण से? अशिक्षा के कारण। यदि आदमी शिक्षित है तो सोचता है वो कि यदि मैं किसी का रेप कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा, चोरी कर लूँगा, लूटपाट करूँगा, तो पीछे मेरे परिवार वालों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है। तो अशिक्षा भी अपराध को बढ़ावा देती है। इसके बाद में आपका आता है भावनाओं का अभाव। ये अभी मैंने बताया आपको कि पढ़े लिखे आदमी को पता होता है कि चोरी करने पर फांसी की सज़ा होती है, या फिर जेल में जाना पड़ सकता है, रेप करने पर फांसी की सज़ा हो सकती है, हत्या करने पर फांसी की सज़ा हो सकती है, उसको मालूम भी है इस चीज़ का, लेकिन तभी भी वो क्या करता है? वो अपराध करता है। उसमें इमोशंस का अभाव होता है, दुनियादारी से उसको कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो ऐसा काम करता है। तो भावनाओं का अभाव भी इसको अपराध को बढ़ावा देता है। इसके अलावा संसाधनों का अभाव। तो संसाधनों का अभाव क्यों पैदा हुआ? जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों का हम रेगुलर यूज कर रहे थे, इसलिए संसाधनों की कमी हो रही है, पैसों की कमी है, इसलिए संसाधन नहीं मिल पा रहे। तो संसाधनों का अभाव भी क्या पैदा करता है? अपराध को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव, ये तो सबसे अधिक प्रभावित करता है। हम टीवी देखते हैं, तो टीवी में आपने देखा होगा जो आपके परिवार में जो कलह होता है, तो ये दहेज की समस्या पैदा हुई है, मारपीट की, महिला उत्पीड़न की जो समस्या, घरेलू हिंसा। अन्य जो कारण है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव देखो, सबसे अधिक जो डिस्टर्ब कर रहा है ना, वो तो क्या कर रहा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव। किसको? अपराध को बढ़ावा देने का काम। जिसे टीवी सीरियल आते हैं घर के अंदर, तो टीवी सीरियल में क्या देखती हैं महिलाएं? ये देखती कि कितना धन लेके आती हैं, ये किसी तरह बड़ा कैसे रहती है, ठीक है। तो ये जो परिवार में जो घरेलू हिंसा होती है, इसका जो मुख्य कारण क्या है? टीवी सीरियल। जब से टीवी सीरियल स्टार्ट हुए हैं तभी से घरेलू हिंसा अधिक इसका प्रभाव पड़ा है इसका। इसके अलावा
आपका व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ से भी हम अपराध करने के तरीके सीखते हैं। अपराधी यहाँ से भी अपराध करने के तरीके सीखता है कि किस प्रकार से अपराध किया जाए कि पुलिस से बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। लेकिन एक बार तो उसको लगता है कि मैं यहाँ से इस प्रकार से बच जाऊँगा। उसके अलावा फिल्म देखता है, तो फिल्मों में क्या ये सीखते हैं वो कि किस प्रकार से हीरो ने उसको मारा और किस प्रकार से उसने साक्ष्य मिटा दी उसकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। किसको? अपराध को बढ़ावा देने का कारण है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये जो कारण है ये किसके हैं? अपराध को बढ़ावा देने वाले कारण हैं आपके। अब इसमें सबसे पहले हम अपराध में लेते हैं महिला अपराध का, जिसमें घरेलू हिंसा। देखो नाम से ही ज्ञात है घरेलू हिंसा, मतलब जो हमारे समाज की चार दीवारी में जो हिंसा घटित होती है, महिलाओं के साथ भी हो सकती है और पुरुषों के साथ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? महिला अपराध की। ठीक है, तो घरेलू हिंसा क्या हो सकती है? किसी महिला के साथ शारीरिक का मतलब उसको चोट पहुंचाना, उसके साथ मारपीट करना, उसको दांत से काटना। ठीक है, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यौन उत्पीड़न करना, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ करना, उसके शरीर के अंगों को छूना। ठीक है, जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन हो, अपमान या तिरस्कार हो, या उसे वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है से वंचित करना। ये सभी चीज़ें किस में शामिल होती हैं? घरेलू हिंसा में शामिल होती हैं। सबसे लास्ट में लाइन आई थी कि वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है, जैसे परिवार चलाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों को पालने के लिए उसको पर्याप्त धन नहीं देना, उसको बाहर कोई जॉब करने से रोकना। ठीक है, तो ये सारे कारण क्या हैं? घरेलू हिंसा। क्या है ये? घरेलू हिंसा। देखो ये कितने प्रकार की होती है घरेलू हिंसा। एक तो कौन सी हो गई आपकी? शारीरिक हिंसा। तो शारीरिक हिंसा में क्या क्या शामिल करेंगे हम? चोट पहुंचाना, इसका नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि आधी से अधिक महिलाओं को तो ये भी पता नहीं होता कि हमारे कौन से अधिकार हैं। चोट पहुंचाना हो गया, दांत से काटना, बाल नोचना, मतलब उसको शारीरिक पीड़ा महसूस हो, दर्द का अनुभव हो, तो उस क्या हो गई आपकी? शारीरिक हिंसा। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है मौखिक या भावनात्मक हिंसा। तो मौखिक या भावनात्मक हिंसा में क्या लेंगे हम? गाली गलौज करना, मतलब मुख से वार करना, गाली गलौज करना हो गया, गाली गलौज करना। लड़का नहीं होने पर ताने मारना, ये भी किस में आएगा? घरेलू हिंसा में। क्योंकि अपने यहाँ पर ये सोचते हैं कि लड़का ही वंश को आगे बढ़ाता है। तो यदि किसी परिवार में किसी महिला की लड़कियां ही हो रही हैं, तो लड़का नहीं होने पे भी उसको ताने मारे जाते हैं। लड़का नहीं होने पर ताने मारना, ये किस में आएंगे? कि मौखिक और भावनात्मक हिंसा में। इसके अलावा उसको नेक्स्ट आपका आता है आर्थिक हिंसा। क्या आती है? आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा का मतलब वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है उससे उसको वंचित करना। मतलब परिवार चलाने के लिए
परिवार के पालन पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए धन नहीं देना, बच्चों के विकास के लिए धन नहीं देना, बच्चों की शिक्षा के लिए धन नहीं देना, जिसकी वो हकदार है उसको अलग कर देना। जैसे तलाक हो जाता है ना, जब महिला पति से अलग रहती है तो उसको प्राप्त पति के द्वारा पैसा नहीं देना। तो ये सारे कारण के इसमें आते हैं आर्थिक हिंसा में, मतलब उसको आर्थिक तंगाली के लिए मजबूर कर देना, उसको बाहर नौकरी करने से वंचित करना, बाहर नौकरी करने से वंचित करना, मतलब वो सारी चीजें जिससे उसको धन की प्राप्ति हो उनको रोकना, उनको उससे वंचित करना, ये सारे किसमें आएंगे? आर्थिक हिंसा में। मतलब ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल है। इसके अलावा फिर आपके आते हैं नेक्स्ट लैंगिक शोषण, मतलब यौन उत्पीड़न। जैसे उसके साथ में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, उसके अलावा छेड़छाड़, अश्लील फोटो दिखाना, मजबूर करना, फोटो दिखाना उसको, ये सारे किस में आएंगे? आपके लैंगिक शोषण में आएंगे। स्पर्श करना गलत तरीके से, ये सारे किस में आएंगे? आपके लैंगिक शोषण में। तो इनको हम किस में शामिल करते हैं? घरेलू हिंसा में शामिल करते हैं। ये सारी चीज़ें किस में शामिल होती हैं? घरेलू हिंसा में शामिल होती हैं। तो ये तो हमारे को पता है कि हिंसा है ये, लेकिन इस पर कैसे काबू पाया जाए, इसमें दोषियों को किस प्रकार से सजा मिले, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूं। इसके लिए कानून बना हुआ है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में सवाल पूछ सके कि बताओ घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ ये। और संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू हुआ ये? 26 अक्टूबर 2006। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, मंजूरी की भी और लागू होने की भी। मंजूरी का मतलब क्या होता है कि लोकसभा से भी पारित हो जाता है ये, राज्यसभा से भी हो जाता है, और फिर इसको राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये मंजूर हो जाता है। तो डेट तो आपकी हो जाएगी 13 दिसंबर 2005, और लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। कौन सा अधिनियम? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। अब इसमें जो भी दोषी पक्षकार हैं, जो मैंने भी आपको बताया, उसमें जो भी दोषी पक्षकार हैं उनको सजा का प्रावधान है 3 वर्ष। मिनिमम। इसके अलावा उसमें कई चीजें ऐसी लिखाई थी मैंने आपको, भाई लैंगिक उत्पीड़न में बलात्कार, उसमें मृत्युदंड तक की सुविधा यानी कि सजा मिलती है, ठीक है। और इसमें पीड़ित पक्षकार कौन होती है? महिला। कौन होती है इसमें? महिला इसका अधिक शिकार होती है। अब यदि महिला ने किसी कोर्ट में ये केस कर दिया, यानी कि वहाँ पे सुनवाई चल रही है और वहाँ पे फैसला आ गया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तो वो उसके ऊपरी जो कोर्ट है वहाँ पे 30 दिन के भीतर अपील कर सकती है। उससे ऊपर के कोर्ट में 30 दिन के भीतर अपील कर सकती है, ये भी उसको सुविधा है। और जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 बना था, उसमें 5 अध्याय दिए हुए हैं और 37 धाराएं दी हुई हैं। और इसमें जो सज़ा मिलती है पीड़ित यानी कि दोषी को, तो आईपीसी धारा 354 के तहत दी जाती है। आईपीसी धारा 354 के तहत। किस नाम से? घरेलू हिंसा के नाम से है। तो अगर वो उसको तंग करते हैं तो किसमें? 354 में क्या होता है? इसमें 2 वर्ष 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। जिसमें किसी महिला के साथ में आपको ऐसा काम करते हो जिससे उसकी भावनाओं आहत होती हों,
उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। ठीक है, छेड़छाड़, ये किस में आते हैं? आईपीसी धारा 354 में। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ये जो अधिनियम बना था घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, इसका उद्देश्य क्या था? घरेलू स्तर पर हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उनको लगे कि अगर मैं यहाँ पे केस कर दूँ तो ये कुछ हद तक ये मैं इनसे बची हुई रह जाऊँगी, मेरे को ये टॉर्चर नहीं करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था कि घरेलू स्तर पर हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अधिनियम है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, उसका रोकथाम, उस पर निषेध, उसका निवारण अधिनियम। कब पारित हुआ? 2013 में। कब पारित हुआ? 2013 में पारित हुआ। एग्जाम में सवाल आपसे ये पूछेगा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में पारित हुआ। अब यहां पे एक बात आई, कार्यस्थल। कार्यस्थल, तो कार्यस्थल क्या हो सकता है? जहां पर महिला काम करती है, लेकिन अब तो वह भी शामिल कर ले जहां पर वो काम नहीं करती और किसी कारणवश से वहां पे चलेगी, उसके साथ में गलत हो गया, तो भी उसके लिए कार्यस्थल हो गया वो। तो कार्यस्थल सार्वजनिक भी हो सकता है, भाई कोई सरकारी ऑफिस भी हो सकता है, या कोई निजी ऑफिस भी हो सकता है, निजी जहाँ पर वो कोई कारखाना हो गया जहाँ पर वो काम करती है, कोई संगठित या फिर असंगठित स्थान भी हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हो, या फिर वहाँ पर वो अकेले काम करती हो। जहाँ कहीं भी वह काम करती हो, जहाँ कहीं से भी वो, यानी कि अगर काम भी नहीं करती तब भी वो क्या माना जाएगा? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न का मतलब क्या है? इसका मतलब है महिलाओं को यौन संबंध हेतु उत्प्रेरित करना। कोई सहकर्मी जो उसके साथ में काम करता है वो उसको यौन संबंध बनाने के लिए क्या करे? उत्प्रेरित करे, उसको गंदे गंदे वीडियो भेजे, उससे गंदी गंदी बातें करे। ठीक है, उसके अलावा महिलाओं को गलत इरादे से छूना, इसके अलावा महिलाओं को अश्लील तस्वीरें दिखाना, तस्वीर दिखाना, व्हाट्सएप पे भेजना, ये सारे किस में आएंगे? यौन उत्पीड़न में आएंगे। ये सभी किस में आएंगे? यौन उत्पीड़न में आएंगे। तो ये जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? 9 दिसंबर 2013 को। कब लागू हुआ था? 9 दिसंबर 2013 को। और इसमें जो महिला शिकायत कर सकती है वो अपराध होने के 90 दिन के भीतर, जैसे यदि आज अपराध हुआ है तो 90 दिन, आने वाले 90 दिनों के भीतर वो उसकी शिकायत कर सकती है, उसकी शिकायत कर सकती है। ये नहीं भी अगर आज अपराध हुआ तो मैं आज जाके शिकायत करूं और आज के बाद कोई उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, नहीं, 90 दिनों के भीतर आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हो कि मेरे साथ में उस जगह पर यह गलत हुआ था। इनमें से कुछ भी होता है उसके साथ में तो किस में दर्ज होगा? उसका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, जिसमें कार्रवाई की जाती है आईपीसी की धारा 354 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत। वही छेड़छाड़ का आरोप, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला इसको कार्य, ठीक है, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है? देखो आप, यौन उत्पीड़न में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? ये 3 चीज़ शामिल होंगी। और यह अधिनियम कब बना? 2013 में। और अधिनियम कब लागू हुआ? 9 दिसंबर 2013 को। और इसमें शिकायत कितने दिनों के भीतर कर सकती है? 90 दिन के भीतर। शिकायत 90 दिन के भीतर की जा सकती है। इसको वैसे नोट कर लो आप। इसमें महिला नब्बे दिनों के भीतर
शिकायत कर सकती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि कईयों को पता ही नहीं होता कि भाई कितना दिन का समय मुझे मिला हुआ है शिकायत करने के लिए, तो ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है। अब उसी से जुड़ा हुआ एक वाद है, महिला यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ एक वाद है, राजस्थान बनाम विशाखावाद। ये केस 1997 में हुआ था, 1997 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था कि जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं जिस भी संस्थान में, क्योंकि वो कार्यस्थल था ना वहाँ पे काम करने वाला, भाई उसी से जुड़ा हुआ है ये, तो जो कार्यस्थल जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, तो कई कार्यस्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर एक महिला काम करती है, कई कार्यस्थल जहाँ पर 5 आदमी काम करते हैं, कहीं पर 10 आदमी काम करते हैं, कहीं पर 100 आदमी काम करते हैं। तो ऐसा कोई कार्यस्थल जहाँ 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं उसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना ज़रूरी है। तो ये महिलाओं को पता होना चाहिए कि जहाँ पर वो काम करने जा रही हैं, जिस स्थान पर, जिस कार्यस्थल पर जा रही हैं, तो वहाँ पर ये कमेटी है या नहीं है। क्या नाम है इस कमेटी का? इंटरनल कंप्लेंट करने के लिए कमेटी बनाना ज़रूरी है। अब ये कमेटी क्या काम करेगी? यदि किसी महिला के साथ में कुछ गलत होता है तो सबसे पहले वो शिकायत इसी कमेटी को करेगी और ये कमेटी उसका डिसीजन लेगी। उस महिला पे ना तो दबाव बना सकती है वो, और उसको सुरक्षा प्रदान करेगी वो। इस कमेटी का ये काम होगा। ठीक है, तो ये राजस्थान बनाम विशाखादत्त मामले के बाद की बातें बता रहा हूँ आपको। 1997 में हुआ था वाद, ये भी ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1997 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं उस संस्थान के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना ज़रूरी है, जो महिलाओं की शिकायत की सुनवाई करेगी। शिकायत करने वाली महिला पर संस्थान नहीं बना सकती दबाव। ये नहीं कि जिसने शिकायत कर दी उसकी बात को दबा दिया जाएगा, यहाँ पे उस पर दबाव भी नहीं बनाया जा सकता और सोचेंगे इस मामले को यहीं निपटा दिया जाए। लेकिन यदि महिला उस कमेटी से संतुष्ट नहीं है, उस कमेटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि जो दोषी है उसने वहाँ के फैसले को बदल दिया या फिर वो मेरे पे हावी हो रहे हैं, तो वह धारा 354 के तहत कार्रवाई करवा सकती है। मतलब इस कमेटी से अगर वो संतुष्ट नहीं है, इस कमेटी के निर्णय से वो संतुष्ट नहीं है, तो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा सकती है और 354 के तहत दोषी के ऊपर कार्रवाई करवा सकती है। तो पीड़िता कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर आईपीसी की धारा 354 के तहत कार्रवाई करा सकती है। इसमें इन्होंने ये बताया, साफ स्पष्ट किया इन्होंने, या तो उसको एक बार वहीं निपटा दिया जाए, ठीक है, और दोषी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन यदि महिला संतुष्ट नहीं है तो वो पुलिस में केस दर्ज करा सकती है और आईपीसी की धारा 354 उसके खिलाफ क्या होगी? कार्रवाई होगी। तो ये भी इसमें उल्लेख किया हुआ है। किसके अंदर? राजस्थान बनाम विशाखावाद, जो 1997। इसके अलावा एक निर्भया एक्ट हो रहा है 2013 में, इससे आप सभी वाकिफ होंगे। निर्भया एक्ट, दिल्ली में घटना घटित हुई थी, निर्भया कांड। उसके बाद सरकार ने 2 अप्रैल 2013 को इसको पारित किया और अगले दिन ही पूरे भारतवर्ष में लागू इसको कर दिया। मतलब ना फास्ट काम हुआ था कि पारित होने के अगले दिन ही इसको पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। किसको? भारत कानून संशोधन अधिनियम 2013, जिसको निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। कब पारित हुआ? 2013 में, जिसका नाम क्या है?
भारत कानून संशोधन अधिनियम, ये इसी का नाम है, किसका? निर्भया एक्ट का, भारत कानून संशोधन अधिनियम। अब संशोधन क्या हुआ इसमें? इसमें संशोधन ये हुआ कि यदि कोई नाबालिग व्यक्ति बलात्कारी है और उसने बलात्कार किया है तो उसको सजा, फांसी की सजा दी जा सकती है, सजा मृत्यु दंड तक उसको दी जा सकती है, क्योंकि इस केस में नाबालिग भी थे, तो सजा मृत्यु दंड तक दी जा सकती है इसमें। ये इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि यदि कोई नाबालिग भी बलात्कारी है, पहले क्या था, इससे पहले, इस कानून से पहले नाबालिग को नाबालिग बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं दी जाती थी, फांसी की सजा नहीं दी जाती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद में यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि कोई नाबालिग बलात्कारी है तो उसको भी सजा किसकी मिलेगी? फांसी की सजा मिलेगी। मृत्युदंड का मतलब ही क्या होता है? फांसी की सजा दी जा सकती है यदि कोई घिनौना अपराध है तो। इसके अलावा एक बात और कि प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति, उसको भी 20 वर्ष से लेकर मृत्युदंड तक सजा दी जा सकती है यदि वो दोषी है तो, यदि वह दोषी हो तो। 2013 निर्भया एक्ट से पहले प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती थी, नाबालिग बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं दी जाती थी। लेकिन अब दोनों ही व्यक्ति को, नाबालिग बलात्कारी को भी और प्राधिकार प्राप्त बलात्कारी व्यक्ति को भी फांसी की सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण चेंज हुए थे किसमें? निर्भया एक्ट में। किसमें? निर्भया एक्ट जो कब पारित हुआ था? 2013 में। तो पारित तो कब हुआ? 2 अप्रैल 2013 को, और लागू कब हुआ? 3 अप्रैल 2013 को। ये दोनों ही डेट हमारे को याद रखनी है निर्भया एक्ट की। इसके बाद में आपका आता है दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। ये एक समाज की काफ़ी अधिक बुराई है, दहेज प्रतिबंध, दहेज की समस्या। ये आपको अमीर में मिलेगी, गरीब में मिलेगी, सब जगह मिलती है। तो दहेज क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं दहेज क्या होता है। तो दहेज में क्या होता है? वर पक्ष द्वारा लड़का वाले, किससे? लड़की से शादी के एवज में जो पैसा लेके आते हैं, जो धन लेके आते हैं, जो संपत्ति लेके आते हैं, वही क्या है? दहेज। वही क्या है? दहेज। अब दहेज क्यों लेके आते हैं भाई? क्या कारण है इसका दहेज लेने का? दहेज के क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम बात करते हैं दहेज के कारण, देखो एक बात बताऊं आपको मैं, ये नहीं कि शादी के वक्त ही दहेज दिया जाता है, शादी से पहले भी, शादी के वक्त भी और शादी के बाद भी। शादी से पहले यदि कोई संपत्ति, कोई प्रतिभूति, किससे कोई हिस्सेदारी, ठीक है, पैसा जो भी है, वो दहेज में शामिल हो सकता है। शादी से पहले वाला भी, शादी के समय वाला भी और शादी के बाद भी। जो भी रकम, जो भी प्रतिभूति, जो भी संपत्ति दी जाती है, वो एवज की बात कर रहा हूं मैं, शादी करने की एवज में। तो अब इसके कारण क्या हो सकते हैं दहेज के? तो देखो आप, एक तो क्या है? गरीबी। गांव में प्रचलित है ये। जो आदमी ज़्यादा गरीब है, सोचता है कि बेटा नौकरी लग जाएगा तो जब ये इसकी शादी होगी तब पैसा आ जाएगा खूब सारा दहेज के रूप में। गांव में देखना आप, जैसे ये लड़का सरकारी नौकरी लगता है तो लड़की देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको सिर्फ पूरा फोकस काम होता है कि अधिक से अधिक पैसा कहाँ से मिलेगा, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नगद पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका तो लड़का नौकरी लगा हुआ है ना। उनको पता नहीं कि लड़की भी नौकरी लगी हुई लग सकती है। ठीक है, तो गरीबी को मिटाने के लिए
कि हम तो गरीब है, मकान ही नहीं है हमारी, पैसा आएगा तो मकान बना लेंगे। कैसे, बहुत सारे केस मिलेंगे आपको ऐसे। उसके अलावा अशिक्षा, अशिक्षा तो है लेकिन शिक्षित व्यक्ति भी दहेज लेता है। भाई जिसकी नौकरी लगी वो शिक्षित है वो, लेकिन वह भी दहेज लेता है। ये लोग अंदरूनी बाहर समाज को पता नहीं चलेगा और अंदर अंदर दहेज की रकम ले लेंगे, कुछ संपत्ति ले लेंगे उनसे। इसके अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि समाज में हमारी इज्जत बनी रही है, अगर दहेज नहीं मिला तो लोग कहेंगे कि भाई इसकी शादी में कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो सम्मान पाने के लिए भी दहेज लेते हैं लोग, सम्मान पाने के लिए भी दहेज लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये घटनाएं घट रही हैं इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं दहेज के, कि लड़की को ससुराल में टॉर्चर किया जाता है कि तू इतना पैसा लेके नहीं आई, गाड़ी लेके नहीं आई, महंगी गाड़ी लेके नहीं आई, संपत्ति लेके नहीं आई, उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। जो घरेलू हिंसा है वो यहीं से स्टार्ट होती है, दहेज से ही। तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये तो दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ? 1961, 20 मई 1961, 20 मई 1961। अब इसमें 1961 में इसमें सजा का प्रावधान था कि जो भी दोषी पक्षकार है उसको 5 वर्ष की सजा मिलेगी, वह या फिर 15,000 रुपये का जुर्माना, क्योंकि 1961 में 15,000 रुपये बहुत होते थे। आजकल तो शादियाँ करोड़ों में होती है, आजकल तो शादियाँ करोड़ों में होती है, लेकिन साथ में लाइन जुड़ी हुई थी दहेज की रकम। अब वो दहेज की रकम कौन सी हो सकती है? शादी से पहले की भी हो सकती है, शादी के समय की भी हो सकती है, शादी के बाद की भी हो सकती है, रकम भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है। दोनों में जो ज़्यादा हो, दोनों में जो ज़्यादा हो वह या 5 वर्ष की सज़ा या फिर दोनों भी सज़ा उसको दोषी को मिल सकती है, दोनों ही सज़ा दोषी को मिल सकती है। फिर इसमें संशोधन किया गया कब? 1984 और 86 में। संशोधन कब किया गया? 1984-86 में, जिसमें सजा का प्रावधान 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 से 10 वर्ष। सजा का प्रावधान 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 से 10 वर्ष कर दिया। सब्सक्राइब करें हमारे अल्फा सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही हमारी अल्फा सक्सेस की एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड